हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है रीति काव्य का स्वरूप और विकास। इसमें हम रीति काव्य और रीति शब्द की व्याख्या इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीति काव्य 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी में जो काव्य लिखा गया उसे रीति काव्य कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया, पिछली वीडियोस देख लेना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब है रीति शब्द की व्याख्या। रीति शब्द के अर्थ है नियम, लक्षण, प्रणाली अथवा पद्धति। यानी कि रीति शब्द का जो अर्थ है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें बता रही हूँ। नियम, लक्षण, प्रणाली या पद्धति। रीति शब्द का अर्थ ये है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रीढ़ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गति, चाल, मार्ग, पद्धति एवं प्रणाली। रीढ़ जो है एक प्रकार की धातु होती है, जिससे रीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इस रीढ़ धातु का जो अर्थ है वो गति, चाल, मार्ग, पद्धति एवं प्रणाली से है। रीति काल तथा रीति काव्य के साथ जब रीति शब्द जुड़ता है तो वह इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात एक विशेष प्रकार के सांचे या पैटर्न के आधार पर रचे हुए काव्य की ओर इंगित करता है। यानी कि रीति काल तथा रीति काव्य के साथ जब रीति शब्द जुड़ जाता है तो वो एक पैटर्न की ओर संकेत करता है, यानी कि एक पैटर्न है रीति। यहाँ पर रीति शब्द पर रीति संप्रदाय का वाचक नहीं है, यानी कि रीति संप्रदाय जो था रीति शब्द पर उसका प्रभाव नहीं है, जिसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया था। वामन ने विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहा था। इस पद रचना काव्य गुण पर आधारित थी, यानी कि इनकी ये जो वामन थे, आचार्य वामन, तो इनकी जो थी पद रचना, इन्होंने पद रचना को रीति कहा था, और इनकी पद रचना का जो है काव्य गुण पर आधारित है इनकी पद रचना। वामन ने इसे ही काव्य की आत्मा बताया। लेकिन ये जो रीति काल का रीति शब्द है, इसका जो अर्थ है वो हम वामन की रीति से नहीं ले सकते, ये है इसमें। हिंदी के रीतिकाल का रीति शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक है, जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि सभी काव्यांगों के आधार पर एक बंधी बंधाई परिपाटी का वाचक है। यानी कि रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद, ये जो जितने भी काव्यांग हैं, इन पर एक बंधी बंधाई परिपाटी है रीति शब्द। चलिए देखते हैं रीति काव्य से तात्पर्य। वे रचनाएं जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि विविध काव्यांगों के आधार मानकर लिखी जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका अपना एक विशेष ढांचा, स्वरूप एवं पैटर्न होता है, रीति काव्य कहलाती हैं। यानी कि रस, छंद, अलंकार को जो आधार मानकर काव्य रचना होती है, उनका एक खास अलग तरह का ढांचा होता है और उनका स्वरूप होता है, और उनका एक पैटर्न होता है, पैटर्न के तौर पर लिखी जाती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, लक्षण ग्रंथ होते थे। लक्षण ग्रंथ पहले उसके लक्षण बता देते थे 3-4, फिर उसके बाद एक लक्षण को लिया और फिर उससे काव्य रचना करनी शुरू कर दी। तो ये एक पैटर्न हो गया, पैटर्न की तरह बन गया। तो इसी के आधार पर जो रचनाएं की जाती हैं वो रीति काव्य कहलाती हैं। रीति काव्य के रचनाकार की दृष्टि किसी एक से अधिक काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ पर टिकी रहती है। यानी कि ये किसी एक काव्य शास्त्र को या फिर एक से अधिक काव्य शास्त्र को ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पर रचनाएं करते हैं, और वे रचना संबंधी नियमों को आदर्श मानते हुए अपनी कृति को जन्म देता है। यानी कि रचना संबंधी जो नियम होते हैं उनको आदर्श मानते हैं। काव्य शास्त्र के जो रचना संबंधी नियम होते हैं उनको आदर्श मानकर ये अपनी रचनाएं करते हैं, रचनाकार रीति काव्य के। उदाहरण के तौर पर केशव दास की कविप्रिया और रसिकप्रिया काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, और उनके रामचंद्रिका आदि ग्रंथ काव्य रीति काव्य हैं। यानी कि ये जो लोग होते थे, रचनाकार होते थे, ये पहले इनके जो ग्रंथ होते थे, ये दोनों ग्रंथ केशव दास के रसिकप्रिया और कविप्रिया, ये काव्य शास्त्र हैं। तो ये पहले काव्य शास्त्र लिखते थे और बाद में रामचंद्रिका का रीति काव्य है। तो बाद में ये अपने काव्य शास्त्र को देखकर रीति काव्य से संबंधित ग्रंथ लिखते थे, रीति काव्य लिखते थे। ये रामचंद्रिका इन्होंने केशव दास ने रसिकप्रिया और कविप्रिया को देखकर लिखी। इसी प्रकार देव के भाव विलास, रस विलास आदि ग्रंथ काव्य शास्त्र हैं, और देव शतक आदि रीति काव्य हैं। यानी कि देव जो थे, इनके भी ये दोनों ग्रंथ काव्य शास्त्र हैं, और देव शतक जो है वो रीति काव्य है। पद्माकर के पद्माभरण और जगत विनोद काव्य शास्त्र ग्रंथ, और हिम्मत बहादुर
विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली आदि ग्रंथ रीति काव्य हैं। ये सब पद्माकर के बारे में बताया। पद्माकर का जो ग्रंथ है पद्माभरण, ये काव्य शास्त्र है और इनके जो 2 ग्रंथ हैं प्रताप सिंह विरुदावली और हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये रीति काव्य हैं। रीति ग्रंथ और रीति काव्य इन 2 शब्दों में प्रायः समानता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में दोनों भिन्न हैं। रीति ग्रंथ शब्द लक्षणों के लिए और रीति काव्य लक्ष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि रीति ग्रंथ और रीति काव्य इन दोनों शब्दों में भिन्नता है। रीति ग्रंथ जो है वो लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है और रीति काव्य लक्ष्य ग्रंथों के लिए। देखो यहाँ पर लक्षण है और यहाँ पर लक्ष्य है। रीति काव्य जो है वो लक्ष्य के लिए, लक्ष्य ग्रंथ जो होते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था और रीति ग्रंथ जो है वो लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता था। रीति निरूपण की दृष्टि से ये शुद्ध कला है। इसमें 2 तरह के कवि दिखाई देते हैं। प्रथम वर्ग तो ऐसे कवियों का है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और दूसरा वर्ग उन कवियों का है जो रीति शास्त्र में पारंगत होने के बाद भी लक्षण उदाहरण के चक्कर में ना पढ़कर लक्ष्य ग्रंथों की रचना करते रहे। यानी कि इसमें जो है रीति काव्य में 2 निरूपण की दृष्टि से 2 वर्ग हैं। जो पहला वर्ग है वो जो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण करता था और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग के जो है वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करके अपनी रचनाएं करते थे और दूसरा वर्ग जो थे वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं करते थे बल्कि लक्ष्य ग्रंथों की रचना करते थे वो, और उसी के आधार पर अपना काव्य लिखते थे। वो लक्षण ग्रंथों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे दूसरे वर्ग के लोग। इस हिंदी रीति काव्य के पीछे एक समृद्ध रीति शास्त्र की ताकत थी, जिसमें काव्य के सभी संप्रदायों का सूक्ष्म गहन विवेचन हो चुका था। मम्मट के बाद समन्वय का रंग चुक गया और शेष रह गया था संग्रह अनुवाद। यानी कि इसमें अनुवाद भी देखने को मिलता है। रीति काल के कवि आचार्य यही कार्य करते थे। इनमें कुछ भी मौलिक करने की न शक्ति थी न साहस। यानी कि रीति काल के जो कवि थे वो अनुवाद करते थे और लक्ष्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखते थे और ये मौलिक तौर पर कुछ भी काम नहीं करते थे। इनके पास ऐसी शक्ति ही नहीं थी और साहस भी नहीं था इनके पास कि वो कुछ मौलिक कार्य करें। ऐसी स्थिति में रीति काव्य के कवि मौलिकता को चिंतन में ना ला सके। यानी कि ये जो रीति काव्य के कवि हैं इनके काव्य में मौलिकता देखने को नहीं मिलती है। वे तो मात्र अनुकरण के प्रति आसक्त रहे और ऐसा अनुकरण जो कलाकारी एवं चमत्कारवादी के प्रदर्शन के लिए दरबार की आवश्यकता थी। यानी कि जो इनका जो कलाएं थी और इनका चमत्कार जो था वो सिर्फ दरबार तक ही सीमित था, उसके आगे इन्होंने और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करी थी। फलतः रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, काव्यात्मक रस, ध्वनि, अलंकार के संबंध का कुलपति भिखारीदास आदि को छोड़कर किसी भी आचार्य कवि ने उल्लेख नहीं किया। मूलतः रीति ग्रंथ में 3 प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। यानी कि जो रस का स्वरूप है, रस निष्पत्ति, काव्यात्मकता और रस ध्वनि, तो इसका जो अलंकारों का प्रयोग जो है वो सिर्फ कुलपति भिखारीदास ने किया था और किसी कवि ने नहीं किया। तो रीति ग्रंथों के 3 प्रकार के रीति ग्रंथ बताए जा रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। काव्य प्रकाशकार मम्मट की निरूपण शैली। इस शैली में काव्य के सभी अंगों पर कम ज्यादा प्रकाश डाला जाता है। यानी कि जो है फर्स्ट वाला मम्मट की निरूपण शैली है, तो इसमें काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाता है, कम ज्यादा प्रकाश डाला जाता है। फिर है रसमंजरी, श्रृंगार, तिलक आदि की श्रृंगार परक नायिका भेद वाली रचनाएं हैं। यानी कि जो रसमंजरी है इसमें जो नायिका थी उसकी श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हैं। और थर्ड है जयदेव के चंद्रालोक की अलंकार निरूपण शैली। यानी कि जयदेव की अलंकार निरूपण शैली है। इस शैली में अलंकारों के लक्षण उदाहरण सूत्रबद्ध शैली में दिए गए हैं। प्रथम शैली में चिंतामणि का कवि कुलकल्पतरु, काव्य विवेक, कुलपति मिश्र का रस रहस्य। चिंतामणि का जो है कवि कुलपतरु और काव्य विवेक है। कुलपति मिश्र का रहस्यवाद, रस रहस्यवाद। देव का है काव्य रसायन। प्रताप शाही का है काव्य विलास। ये सारे ग्रंथ इसमें आते हैं थर्ड वाले में।
द्वितीय शैली के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार है। इन ग्रंथों में केशव की रसिकप्रिया, रस विलासी, वैनी प्रवीण की नर्वस तरंग, वैनी प्रवीण जो थे इनकी नर्वस तरंग, रसिकप्रिया जो है वो केशव दास की है, और रस विलास की। तो ये सेकंड वाली जो रस मंजरी है इसमें आते हैं। तीसरी शैली में चंद्रालोक और कुवलयानंद जैसे अनुकरण मूलक ग्रंथ आते हैं। इस शैली में जसवंत सिंह का भाषा भूषण, जसवंत सिंह जो थे उन्होंने भाषा भूषण लिखा था। सुरती मिश्र का अलंकार माला, पद्माकर का पद्माभरण आदि ग्रंथ आते हैं। इन ग्रंथों ने अलंकारों का स्वच्छ उदाहरण से विवेचन किया। इस प्रकार इन तीन प्रकार की शैलियों ने रीति काव्य का शास्त्रीय आधार पुष्ट किया। अब इसका थर्ड पार्ट है रीति काव्य के प्रमुख भेद। तो रीति काव्य के जो भेद हैं वो रीति काव्य का तीन भागों में बांट देता रीति काव्य को। तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध में वो कवि आते थे जो लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर अपनी काव्य रचना करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कवि रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का प्रयोग करते थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाते थे। यानी कि लोग जो थे रस, अलंकार इन सारे काव्यांगों के लक्षण लिख देते थे पहले और फिर उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं करते थे। ये वर्ग रीतिकाल का सबसे विशाल वर्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इसी में ही कवि देखने को मिलते हैं। रीतिबद्ध कवि सबसे ज़्यादा है रीतिकाल में। इस काल के अधिकांश कवि रीतिबद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों को रीति ग्रंथाकार कवि शीर्षक अंतर्गत रखा, जिसमें उन्होंने 57 कवियों की चर्चा की है। यानी कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने 57 कवियों की चर्चा की है कि रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि जो थे, रीतिबद्ध कवि उनकी संख्या 57 है। रीतिबद्ध काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। यानी कि ये जो रीतिबद्ध कवि होते थे ये लोगों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देते थे, इनका उद्देश्य था यही। उनके कवि कर्म का मात्र यही उद्देश्य था। डॉक्टर नागेंद्र ने इन कवियों को रीतिबद्ध मानकर नाम देकर रीतिकार या कवि आचार्य नाम दिया है, परंतु ये नाम अधिक प्रचलित नहीं हुआ। ये जो डॉक्टर नागेंद्र थे इन्होंने इन्हें रीतिबद्ध नाम की जगह रीतिकार और आचार्य कवि नाम दिया, आचार्य कहा इन्होंने। अब इसमें जो है कितने जो प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध वो देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम जसवंत सिंह, ये जो चिंतामणि त्रिपाठी और भी बहुत सारे हैं, चिंतामणि त्रिपाठी और ये जो मतीराम जसवंत सिंह, देव, कुलपति मिश्र, कालिदास, भूषण, पद्माकर, भट्ट, ये सारे जो है रीतिबद्ध कवि हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है, प्रमुख कवि जो है वो ये हैं। रीतिबद्ध कवियों के दो उपवर्ग हैं, सर्वांग निरूपक कवि, विशिष्टांग निरूपक कवि। जो कवि काव्य के लक्षणों को लेकर शब्द, शक्ति, गुण, दोष, रस, रीति, छंद, अलंकार आदि उसके सभी अंगों का विवेचन करते हैं। यानी कि इन सब जो काव्यांग थे उन सभी के अंगों का जो विवेचन करते थे कवि, वो सर्वांग निरूपक कवि कहलाते थे। उन्हें सर्वांग निरूपक कवि कहते हैं। यानी कि जिन्होंने सारे जो शब्द शक्ति के सारे अंग हैं उनका जो निरूपण किया तो उन्हें सर्वांग, सर्व मतलब सब और अंग, सर्व प्लस अंग से बना है जो सर्वांग। तो सारे अंगों का जिन्होंने विवेचन किया उनको सर्वांग निरूपक कवि। जो एक या एक से अधिक परंतु थोड़े अंगों का विवेचित करते थे, यानी कि जो कम अंगों का विवेचन करते थे और जो उसमें एक या एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन थोड़े अंगों का विवेचन करते थे, उन्हें विशिष्टांग निरूपक की संज्ञा दी जाती है। उन्हें विशिष्टांग निरूपक कहा जाता था। यानी कि कुछ खास ही अंगों को लेकर उनका विवेचन करते थे तो इसमें विशिष्टांग निरूपक कवि कहा गया। जैसे देव सर्वांग निरूपक है और पद्माकर विशिष्टांग निरूपक। पद्माकर ने केवल रस तथा अलंकार का निरूपण किया है, तो देव जो है वो सर्वांग निरूपक कवि में आते हैं और पद्माकर विशिष्टांग निरूपक कवि में आते हैं। अब सेकंड है रीति सिद्ध कवि। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणा अवश्य लेते रहे, इनको रीति सिद्ध कवि कहा जाता है।
यानी कि ये जो कवि थे रीतिसिद्ध, ये रीतिबद्ध कवियों की तरह लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे, लेकिन लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेते रहते थे। कुछ कुछ उनसे जो उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो लेते रहते थे, तो उन कवियों को रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर ये अपनी रचनाएं करते थे, लक्षण ग्रंथ लिखते नहीं थे ये। इस कोटि के कवियों में बिहारी सर्वप्रथम है, यानी कि बिहारी जो है सबसे पहले आते हैं। ये जो रीतिसिद्ध कवि हैं इसमें बिहारी सबसे ऊपर उनका नाम आता है। इस श्रेणी में अन्य कवियों में बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, राम सहाय, सेनापति, विक्रम आदि हैं प्रमुख कवि जो है रीतिसिद्ध कवि। अब है रीतिमुक्त कवि। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने ना ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही लक्षण ग्रंथों से इन्होंने प्रेरणा ली। ये अपनी आज़ाद तौर पर, स्वतंत्र तौर पर रचनाएं करते थे, तो इनको रीतिमुक्त कवि कहा जाता था। जिन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही वे रीतिकालीन परंपरा एवं प्रवृत्ति से प्रभावित हुए, यानी कि रीतिकालीन जो परंपरा थी उससे प्रभावित भी नहीं हुए और इन्होंने लक्षण ग्रंथ भी नहीं लिखे, और रीतिसिद्ध कवि की तरह लक्षण ग्रंथों से इन्होंने प्रेरणा भी नहीं ली, बल्कि इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते रहे। उन कवियों को रीतिमुक्त कवि माना जाता है। अब इसमें जो प्रमुख हैं वो हैं घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन कवियों ने जो काव्य लिखा वह रूढ़ी विरोधी स्वच्छंद प्रेम भावना का काव्य है, यानी कि इन्होंने रूढ़िवादिता जो थी समाज में उसके विरोध में काव्य लिखा, और स्वच्छंद प्रेम मतलब स्वच्छंद प्रेम से रिलेटेड इन्होंने काव्य लिखा था। इसमें प्रेम का अनुभूति पक्ष प्रधान है तथा ये किसी भी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे, यानी कि इसमें जो है प्रेम का ज़्यादा प्रेम देखने को मिलता है, और ये किसी भी प्रकार की जो शास्त्रीय मर्यादाएं थी, नियम थे, उनका पालन नहीं करते थे, स्वतंत्र रूप से रचनाएं करते थे। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप, सौंदर्य चित्रण, विरह वर्णन था। इनकी जो प्रवृत्ति खास विशेषता थी, रूप का सौंदर्य करते थे, किसी नारी का या फिर किसी के भी रूप का सौंदर्य चित्रण करते थे और विरह वर्णन पर कविताएं लिखते थे ये। इनमें सहानुभूति का स्वर प्रधान रूप से व्यंजित हुआ है। इन सभी कवियों ने रीति स्वच्छंद परंपरा में मौलिक प्रतिभा का काव्य सृजन किया। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।